For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के बारे में बात करना शुरू किया था। इसमें बड़े सारे एक्ट हमें पढ़ने थे, बड़े सारे एक्ट हमने पढ़ा भी। जो भी एक्ट हमने पढ़ा उन सारे के सारे एक्ट का पर्पस हमें दिख रहा था कि ये एक्ट कहता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनी बना रहे, एम्प्लॉय जो है वो अनरीजनेबली डिमांड ना करे और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को समय पे पैसे दे, सही अमाउंट में जो है वो पैसे दे, सही वर्किंग कंडीशन में काम कराए। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि कुछ और भी बेनिफिट जैसे बात की, जो कहा कि डेडिकेटेड उन एम्प्लॉय के लिए होगा जो कि वुमेन है, जो कि फीमेल जो है वो एम्प्लॉय है, जिसमें हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी देखा था। अब जिस एक्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस एक्ट का थोड़ा हिस्ट्री सुनिएगा, उसके बाद इस एक्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं। ये एक्ट भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वुमेन ओरिएंटेड है, क्योंकि इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ये एक्ट देखिए कितना नया, किस समय का है। आप कहेगा सर 2013 को आप कितना नया कह रहे हैं। हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं 1881 वगैरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कभी जो है वो 1947, कभी 1926, उससे अगर हम रेफरेंस देखें तो कुछ एक्ट हमने पढ़ा है 1926 का हमने पढ़ा है, और यहां जो एक्ट पढ़ रहे हो 2000 क्या है 13 है। तो मुझे बताइए कि तकरीबन 90 साल के आसपास 85-90 ईयर्स नहीं हो गए, उतने दिन के बाद ये एक्ट वगैरह बना। क्यों बना, कैसे बना, क्या इसका पर्पस है, ये जरा सुनिए। एक केस जो है वो सामने आया था और वो जो था वो था विशाखा जजमेंट। बहुत ध्यान से पहले चीजों को सुनिएगा फिर इसमें आगे बढ़ते। विशाखा जजमेंट एक ऐसा केस था जो राजस्थान स्टेट में हुआ था। आज के समय में आप लगातार सुन रहे हैं, कल भी कुछ केस आया, पहले भी आया, श्रद्धा मामला हो या कोई भी और मामला हो, अलग अलग तरह के इंसिडेंट आप सुनते हैं जहां पे जो है वो वुमेन को विक्टिमाइज किया जा रहा है। कहीं सुनते हैं टुकड़े टुकड़े काटा, कहीं इतने चाकू मारे, कहीं ये मारे। मैं ये नहीं कहता कि किसी जो है वो मेल को जो है वो मारा नहीं जा रहा या किसी का मर्डर नहीं हो रहा, किडनैपिंग नहीं हो रहा, लेकिन कहा गया कि उसको एड्रेस किया गया, उसके लिए अलग से कानून बने। लेकिन जब कोई चीज, पर्टिकुलर चीज किसी एक सेगमेंट में ज्यादा हो रहा होता है तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक कानून बनाने पड़ते हैं। जब एग्जिस्टिंग लॉ उस चीज को फुलफिल ना करे तो हमें उसके लिए अलग से क्या करना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है। और ये चीज काफी पहले के समय से हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो भी चीज सर्वे में, चाहे डॉक्यूमेंट्री मूवी में, चाहे अगर आप जो है वो थोड़ा पढ़ने में भरोसा रखते हो, लिटरेचर निकाल करके देखेंगे, जो भी चीज आपको अवेलेबल होगा उसमें आपको दिखेगा, चाहे मंदिर का पुजारी हो। मंदिर का पुजारी मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पूजा पाठ वाली जगह हो गया। अब इसमें जो भी धर्म हो, सारे धर्म एक जगह है, कहीं इसको रिलीजियस रंग नहीं देंगे। कहा चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो ऑफिस का जो है वो सीईओ हो, जहां भी जिस भी तरह से जिसको मौका लगा या जिसके भी माइंड करप्ट थे, उसने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फीमेल का एब्यूज किया, कहीं ना कहीं हरासमेंट किया। और ये चीज जब काफी दिनों से नोटिस किया गया तब इसके लिए क्या बनाए गए, कानून बनाए गए। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, और ये सर्वे भी आया है कि सबसे ज्यादा विक्टिमाइज कह रहे हैं कि अपने लोगों के बीच में ही जो है वो फीमेल हो रहे हैं या वुमेन हो रहे हैं। कहीं भी जो है कोई ऑफेंस अगर हरासमेंट का हो रहा है तो उसमें कह रहे हैं कि अपने जानने पहचानने वाले रहते हैं। कल पूरा का पूरा ऐसे ही जी न्यूज या किसी पे दे रहा था बना करके ही कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो कह रहे कि एक तो सबसे लड़ झगड़ करके, सबसे जो है वो कहिए कि रिश्ता नाता तोड़ करके, किसी भी तरह से भाग करके लिव इन में किसी के साथ गए। जब वो लिव इन में जा रहे थे तो माँ बाप ने भी छोड़ दिया कि भाई आप हमारे मर्जी के अगेंस्ट जा रहे तो हमें आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा किया और उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद पता चला कि टुकड़े टुकड़े करके पन्नी में कर करके, पॉलिथीन में कर करके पार्क में फेंकते जा रहे। किसी की तो क्रूरता की हद हो गई कि उसे जो टुकड़े टुकड़े काटा, फिर बॉयल किया और डॉगी को खिला दिया। अभी जो कल का केस है, तो ऐसे तरह के जो है वो विकृत जो है वो ये बेसिकली आपका मेंटालिटी बनता जा रहा है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता आ रहा है। और इसीलिए मैंने बोला
चाहे जो है वो मंदिर में पुजारी का मतलब बड़ा पोजीशन हो गया। तो जो भी इस पोजीशन में है कि किसी पे क्या हो सके, डोमिनेंट हो सके, वहां पे ये चीजें सबसे ज्यादा जो है वो देखी गई। जब इन चीजों को ज्यादा देखा गया तो विशाखा जो है वो एक केस था जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट के समय में ऐसा पहली बार मामला हुआ था। मामला तो पहले भी हुआ होगा, लेकिन उस चीज को उठाया किस तरह से जा रहा है वो आप देखिए, तब जाकर के बात जो है वो उस लेवल पे पहुंचती है कि कानून बनाया जाए। जो लोग थोड़े वेल ब्लेस्ड हैं वहां तक ये बातें हैं। आज आप देख रहे होंगे जो हमारे बहुत सारे रेसलर वगैरह हैं, पहलवान वगैरह, वो भी जंतर मंतर और बाकी जगहों पे धरना दे रहे हैं। सुनने में, सुनाने में, या जब हम इस चीज को पढ़ रहे होते, जान रहे होते हैं, हमारा माइंड थोड़ा अलग स्टेज में जरूर रहता है। शायद हम हंस रहे होते हैं, या थोड़ा परेशान रहते हैं, या थोड़ा अनकंफर्ट रहते हैं, या थोड़ा डिस्कंफर्ट सा हम फील करते हैं। लेकिन जरा सोचिए ये मुद्दा कितना बड़ा है और ये मसला जो है वो कितना क्रूशियल है कि जो लोग ओलंपिक जीते हुए हैं, इसका मतलब जो आज के डेट में डीएसपी वगैरह रैंक पे पहुंच गए हैं, जो रेलवे में काम कर रहे, जिनको करोड़ों रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने इनाम के रूप में दिया है, वो जब अपनी बात को कहने के लिए सामने के लिए आ रहे हैं, तब जब तक उनके साथ लॉबी नहीं बना तब तक वो भी अपनी बात नहीं रह पाए। मीटू जैसा आपने कैंपेन देखा होगा जहां एक के बाद एक लोगों ने चीजों पे बोलना शुरू किया। मैं किसी भी चीज के ना तरफ हूं ना किसी के अगेंस्ट हूं, मैं बस सारे एस्पेक्ट इसलिए आपको कह रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सके, क्योंकि मेरा पर्पस इस एक्ट को आपके दिमाग तक पहुंचाना है कि आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी। हम एक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं और उसमें हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, और वो भी लेबर लॉ में जाकर के। इसका मतलब है कि वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं जो है वो फीमेल विक्टिमाइज हो रही, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। तो देखिए उस समय विशाखा केस में कोई कानून बना हुआ नहीं था, और पहली बार जो है वो मामला सामने आया। पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, ये आप भी जानते हैं। पहली बार वो क्या हुआ, 1997 की बात है। कब की बात है, 1997 में ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट सुनाना पड़ा। उस समय जेसी समथिंग जो है वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने जो है वो इसमें जो है वो गाइडलाइन जारी किए। क्यों गाइडलाइन जारी किया, क्योंकि उस समय कोई कानून नहीं था। तो जब कोई कानून नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देता है, इसको गाइडलाइन बोलते हैं कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाएगा तब तक इस गाइडलाइन को कानून की तरह क्या करना है, मानना है। और फिर जो है वो इधर तैयारी चलती गई। इमेजिन 1997 और ये फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था, और उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगा जगने में और कानून बनाने में। सिर्फ कितना लगा, वहां से 16 साल लगे जिस दिन जजमेंट आ गया। और मामला कितने दिन केस चला होगा तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, वो तो अलग कहानी है। तो जब इतना बड़ा इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तक जारी कर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दिया क्योंकि उनको पता था कि ये कानून बनने में ये दल वो बोलेंगे और वो दल ये बोलेंगे, और होते होते कब बना ये 2013 में। तो अब जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने क्या दिया था, गाइडलाइन जारी किया था, और उस गाइडलाइन में उन्होंने कहा था कि वर्क प्लेस पे जो है वो वुमेन जो है वो सुरक्षित रहे और किसी तरह का इनके साथ हरासमेंट ना हो, किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज ना हो। इसके लिए जो है वो स्टेप लिए जाएं। तो इस एक्ट का बड़ा जो है वो साफ ऑब्जेक्टिव कि जहां भी वो वर्क करे अपने डिग्निटी के साथ करे, कहीं भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल होने के कारण उसे विक्टिमाइज ना होना पड़े। और मैं आपको एक बात बताऊं, और ये हमारे और आप सबके लिए, सही में बोलिए तो पूरे सोसाइटी के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि ऐसा कोई कानून हमारे देश में क्या करता है, प्रिवेल करता है। और अगर ऐसा कोई कानून है तो ये अपने आप में बताता है कि हम जो है वो सही तौर पे डेवलप नहीं है। कम से कम मेंटल लेवल पे तो हम डेवलप नहीं है, भले हम जो है वो पैसे के मामले में या बाकी इकोनॉमी के मामले में कितने भी रिच क्यों ना हो जाए। आज के दिन भी मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं जो है वो अपने कजन भाई बहन में, मैं अपने भाई बहन में बड़ा हूं, लेकिन कुछ कजन वगैरह थे, दीदी थे जो मुझसे बड़ी थी, लेकिन जब वो बाजार जाती थी तो पापा बोलते थे या चाचा बोलते थे बेटा दीदी के साथ जाओ। सोचिए जरा, पता नहीं आप लोगों ने ये फील किया है या नहीं, लेकिन जब तक आप अपने अगल बगल चीजों को फील करेंगे नहीं, वही कहते हैं ना हम संवेदनहीन हो गए हैं, हम चीजों को सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो वो जा रही है तो मैं उनसे बहुत छोटा, मैं साइकिल पे ऐसे करके उनके साथ बैठा हूं, चला वो रही है और मैं बानर की तरह पीछे ऐसे बैठा हूं। पतला दुबला था ना तो वैसा ही दिखता था, तो पीछे बैठ गया।
और कोई भी मुझे ले जाने में जो किसी को परहेज इसलिए नहीं होता था, हल्का फल्का था, साइकिल चलाना क्या होता था उनके लिए आसान। मेरा भाई जो है वो एकदम हैवी वेट रियल बच्चा लगता था, खाते पीते एक गैस्टेड ऑफिसर का बच्चा, और मैं हवा में उड़ता जाए वाला, आपसे भी दुबला पतला। तो सोचिए जरा, दीदी जा रही तो मैं साथ में जाकर के कौन सा जो है वो तीर मार दूंगा, कौन सा। उसी समय मेरे भीतर रजनीकांत की आत्मा थी कि कोई आया तो मैं बोलूंगा, और यहां पे कैप रखा, यहां ये रखा, और ड्रर, सब खत्म। फिर बोला अब इस हाथ से करूंगा, ड्रर, सब खत्म। तो ऐसे मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या उस समय मेरे पास ये ताकत थी, क्या मेंटालिटी था। अगर जो है वो दीदी अपने किसी दोस्त के पास नोट्स देने के लिए जा रही है तो बोलती थी चल आते हैं जरा फलाने दीदी के पास से, चलो। क्यों? क्योंकि अगर वो अकेली गई फिर अकेले आई तो फिर घर के लोग बोलेंगे कि किसी को साथ ले लेती। क्यों ये साथ ले लेते? इसका मतलब कुछ तक कुछ ऐसा था जो इनसिक्योर था, इसीलिए क्या बोला गया कि साथ ले लेते हैं। इसी पर्पस से जो है यहां पे कहा गया कि जब हमारा जजमेंट आया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और यहां पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 ये तीन ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें कहता है कि हमें हमारा लाइफ डिग्निटी से जीने का क्या है, अधिकार है, और कहीं ना कहीं ये हमारे उसी जो है वो राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। और ऐसा इन्फ्रिंजमेंट ना हो, आप कहेंगे सर कानून बना देने से इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। आप देख लीजिए कानून बनाने के बाद हर चीज पे कुछ ना कुछ जो है वो लगाम जरूर लगा है। छोटा सा एग्जांपल मैंने पिछले भी दिन दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर कहा गया कि हेलमेट नहीं पहनने पे 1000 रुपए की पेनल्टी है, पहले 100 था, तो वो रेशियो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जा रहा है कि अब लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। ये दूसरी बात है कि कुछ लोग अभी भी इतने बेगैरत हैं कि लगातार सुनने के बावजूद भी जो है वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक उनको फाइन पेनल्टी नहीं लगता। लेकिन जब से जो है वो रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, पहले कोई भी कहीं कूड़ा फेंक रहा है, कहीं भी चढ़ा गोला फेंक किया और फेंक दिया, एमसीडी ने कानून बना दिया 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर आप पकड़े गए कूड़ा क्या करते हुए, गलत जगह पे फेंकते हुए जो जगह नहीं है। कम से कम उससे एक हैबिट डेवलप हुआ, और लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को नहीं कर रहे। यहां पे जो केस था वो कौन सा केस था, विशाखा, किस स्टेट का मामला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का मामला। जजमेंट किसके द्वारा था, सुप्रीम कोर्ट। और लैंडमार्क जजमेंट किसी भी जो है वो कहिए कि इंपॉर्टेंट जो है वो केस को बोलते हैं जजमेंट। और ये फर्स्ट टाइम देखिए रिकॉग्नाइज किया गया, ये इंसिडेंट फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, मामला वहां पे पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साफ तौर पे जो है वो क्या कहा, यूनियन ऑफ इंडिया को क्या करने के लिए, टू इनैक्ट व्हाट, एप्रोप्रिएट लॉ, जिससे लड़ा जा सके, यानी जिससे जो है वो रोका जा सके, अगर वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसके लिए किसको बोला कानून बनाने, इसका मतलब ये जो कानून है, ये जो लॉ है आपका, ये स्टेट लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे बनाने के लिए बोला गया। इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक लॉ, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला वही सब आपको यहां पे दिखेंगे, कोई लॉ था ही नहीं। अगर लॉ नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सर्टेन क्या कर दिया, गाइडलाइन बनाया, और बोला कि इस गाइडलाइन को मैंडेटरी आप क्या करेंगे, सारे के सारे इंप्लॉयर इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और अपने वर्क प्लेस में वो मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे किसी भी शर्त पे वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ किसी तरह का जो है वो हरासमेंट ना हो। यह साफ तौर पे उनको कहा गया, ठीक है। अगर उनको कहा गया तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, कहा कि अब तो हमने एक्ट बनाया, कब बना ये एक्ट, 2013 में जो है ये आपका एक्ट बना, और उस एक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। देखिएगा यहां वर्क प्लेस का कितना वाइड डेफिनेशन दिया गया है, क्योंकि वर्क प्लेस का अगर डेफिनेशन वाइड नहीं रहेगा तो लॉ ने क्या बोला है कि कहीं भी हरासमेंट अगर किस जगह पे हो रहा है, वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए हम है ना वो वर्क प्लेस के डेफिनेशन को क्या कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वर्क प्लेस के डेफिनेशन को स्क्वीज नहीं करेंगे, लिमिट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, देखिएगा कितना हम उसको वाइड करेंगे। जैसे जब मैं आपको
कंज्यूमर पर आने लगूंगा तो देखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के डेफिनेशन को कितना बड़ा रखा गया ताकि मैक्सिमम लोग कंज्यूमर के डेफिनेशन में आ सके। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं पे जो है हरासमेंट होता है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके रिड्रेसल के लिए जो है वो मैकेनिज्म, यानी इस एक्ट में हमें जो है वो पहले देखना रहेगा कि किस किस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है, हमें देखना रहेगा कि किस जगह जो है वो वर्क प्लेस को क्या डिफाइन किया गया है, और उसके बाद अगर कहीं पे ये जो है वो आपका हरासमेंट हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, तो उसको डिफाइन क्या किया गया है, यानी किस तरह के हरासमेंट को इस कैटेगरी में रखेंगे, और अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो इनको क्या रेमेडी प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए क्या जो है वो प्रोसीजर रखा गया है। मैटर कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू, या और इससे जुड़ा हुआ और कोई भी अगर मामला रहता है तो यही बेसिकली इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। अब ये एक्ट देखिए कहां कहां एप्लीकेबल है। ये एक्ट एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइज्ड, और कहां पे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो किस सेक्टर को हम कहते हैं, कोई भी ऐसा जगह जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे काम होता हो और जहां पे काम करने वालों की संख्या जो है वो 10 से कम हो, उस जगह को हम कौन सा सेक्टर बोल देते हैं, अनऑर्गेनाइज, क्योंकि बाकी के लिए लॉ आपका बना हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया उसको, अनऑर्गेनाइज, और कहा कि ये दोनों जगह पे है, यानी कि अगर किसी जगह पे एक बंदा काम कर रहा है और उसके साथ एक एम्प्लॉय भी है तो भी ये जगह क्या कहलाएगा, तो भी जो है ये जगह इस एक्ट, ये जगह जो है प्लीज ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे छोटे आप ऑफिसेज देखते होंगे जहां पे एक बंदा है और 2 या 3 स्टाफ होंगे, या हो सकता है सिर्फ 2 स्टाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी स्टाफ अगर उसके साथ है तो वो कौन सा सेक्टर हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड, और ये ऑर्गेनाइज पे भी लागू होता है और किस पे लागू होता है, अनऑर्गेनाइज पे भी लागू होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का बॉडी हो चाहे प्राइवेट। देखिए एप्लीकेबिलिटी कितना दूर तक रखा गया, एक तो ऑल अक्रॉस द इंडिया है और उसके बाद कह रहे कि गवर्नमेंट बॉडी, प्राइवेट, पब्लिक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कैरिंग आउट, कमर्शियल, वोकेशनल। अब देखिए इसी वोकेशनल के तहत ये केस बन रहा है आपका, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो चार्ज डाला जा रहा है उनके ऊपर वो यही केस है जो आप इतना सुन रहे हैं, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि केस किस सेक्शन में और किस एक्ट में फाइल किया गया है। तो यहां जो फाइल किया गया वो इसी एक्ट के तहत इसी में फाइल किया गया है। आपके पास और भी डिफेंसेस अवेलेबल हैं, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भी जा सकते हैं क्योंकि सीआरपीसी के तहत भी जो है ये जो है वो आपका पिनल जो है वो प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब होता है जैसे टेनिस का खिलाड़ी, ये जो पहलवान होते हैं या जितने भी तरह के स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके वर्क को प्रोफेशनल वर्क नहीं करके कौन सा वर्क बोलते हैं, वोकेशनल। तो जहां भी इनकी ट्रेनिंग कोचिंग होता है, देखिएगा वर्क प्लेस के डेफिनेशन में सब दिया हुआ है, तो कहा उन जगहों पे भी एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स वगैरह सब, स्टेडियम यूज फॉर ट्रेनिंग इंडिविजुअल एंड ऑल्सो अप्लाइज टू ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मीन्स घर, यानी कि जहां पे लोग रहते हैं, स्पेशली रहने के लिए जो मकान बनाया जाए उसको ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। ड्वेलिंग प्लेस जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल है, कमर्शियल मतलब नहीं है, उसको जो है वो ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं, जहां पे सिर्फ, ये हम लोगों ने पहले भी वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब है रहने के लिए रेसिडेंशियल जगह। कह रहे इन सारी जगहों पर एक्ट एप्लीकेबल। इसका मतलब अगर आपके रेसिडेंशियल प्लेस पे आपके घर काम करने के लिए कोई आती है और वहां पे अगर उसके साथ कोई अब्यूज या हरासमेंट होता है तो भी वो इस एक्ट के दायरे में आते हैं। कहा गया कि क्या डेफिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट का, यानी कि किस तरह की एक्टिविटी को इस कैटेगरी में रखा गया, यानी कि इस डेफिनेशन में रखा गया। दिस एक्ट हैज अडॉप्टेड द डेफिनेशन, कहां से लिया है, यहां से इन्होंने ये डेफिनेशन को पिक किया है, और जिसमें इन्होंने कहा है चाहे फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांटेज, चाहे वो डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। देखिए साफ तौर पे कहा कि चाहे आप उस चीज को बोल करके, दिखा करके, डायरेक्ट मैनर में, इनडायरेक्ट मैनर में, किसी भी तरह से जो है वो अगर आप जो है प्रोवोक करते हैं तो दैट कम्स अंडर व्हाट, सेक्सुअल हरासमेंट के कैटेगरी में वो आएगा। यहां जो केस आया था ये है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा। ये पहला केस था जो विशाखा जजमेंट के बाद आया था।
यानी पहला केस तो हमारे नॉलेज में कौन सा आया था, विशाखा वाला। उसके बाद जो है वो गाइडलाइन जारी किए गए, और गाइडलाइन जारी जब किए गए इसका मतलब अब तो रूल बन गया कि कैसे करके चीजों को इन्फोर्स किया जाएगा। उसके बाद पहला केस हमारे पास आया था अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा के साथ, और यहां पे देखिए इट वॉज द फर्स्ट केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर विशाखा। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड का मतलब होता है किसी बात को सही ठहराना, क्या कहलाता है, अपहेल्ड, और किसी बात को जो है वो उलट देना कहलाता है विथहेल्ड। तो विथहेल्ड का मतलब हुआ कि अगर कोई डिसीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया और हाई कोर्ट जो है वो विथहेल्ड द डिसीजन, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट वेंट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। विथहेल्ड का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट। विथहेल्ड का मतलब क्या हुआ, अगर दिक्कत हो तो मैं ऐसे याद रखता था हमेशा, अप में ऐसे नहीं कर देते, अप यानी कि साथ, तो कहा अपहेल्ड का मतलब जो है वो उस डिसीजन के साथ कि जो बोला था सही था, वो क्या हो गया, अपहेल्ड। और विथहेल्ड का मतलब है कि डिनाई करना, जो फैसला सुनाया गया था उसको पलट देना क्या कहलाता है, विथहेल्ड। तो यहां पे विथहेल्ड है या अपहेल्ड है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसमिसल ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ दिल्ली बेस्ड अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हुआ ये कि जो लोअर कोर्ट था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो जजमेंट दिया था इस ए.के. चोपड़ा के केस में, और ये जो है वो सुपीरियर ऑफिसर थे, इनको जो है वो काम से निकाल दिया, फैसला जो वो इनके अगेंस्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, हम भी जो है वो इस फैसले से क्या है, सहमत है। और यहां पे इन्होंने कहा हु वाज फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हरासिंग सबऑर्डिनेट फीमेल एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट enlarged the definition of sexual harassment by ruling that physical contact was not essential to amount the act of sexual harassment। यहां पे इन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट को ही सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा गया, बल्कि किसी को कलर्ड रिमार्क करना या जानबूझ करके कोई ऐसा जोक या जानबूझ करके ऐसा माहौल कर रहे हैं जिसमें बार बार आप उसी तरह की चीज को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, जहां पे वो बैठे वहां पे आप आपस में ही चार दोस्त हैं लेकिन आप आपस में इसी तरह की बात कर रहे हैं। कहा गया कि सिर्फ किसी चीज को डायरेक्टली इस तरह से करना नहीं, बल्कि अगर आप बैठे उनके कानों तक ये पहुंच रहा है, दिस इज सफिशिएंट एनफ कि वो क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में आएगा। और यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे को इनलार्ज कर दिया, जो उन्होंने जितना चाहिए उसको और इनहांस कर दिया, और कहा कि किसी तरह का कलर्ड रिमार्क्स भी जो है वो क्या आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा, या और किसी तरह का आप बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं वो भी, यानी कि दायरा क्या किया, बढ़ा दिया। किस केस में, ए.के. चोपड़ा के केस में। और ये पहला केस था जो किसके बाद आया, विशाखा जी, क्योंकि विशाखा जजमेंट में गाइडलाइन दे दिया और गाइडलाइन के बाद ये सारी चीजें आ गई, लेकिन इन चीजों के आने के बाद भी नहीं कहते हैं कि नेचर डाई हार्ड, मतलब वो आदत है क्या जो छूट जाए, तो वो जो है वो अलग तरीके से कुछ लोगों का है। इसी को जो है वो सही शब्द में अगर बोले तो दिस इज कॉल्ड विकृत मानसिकता। तो ऐसा आपको मिलेगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यहां हमने क्या कर दिया, अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से भी कोई कमेंट वगैरह करते हैं तो भी उसको इस दायरे में रखते हैं, जो कि विशाखा जजमेंट में निकल करके नहीं आया था। हमारा उतना दूर तक पहले एक केस आया, हमने इतने चीजों को डाला, जब इतने चीज को डाला तो कुछ और विकृत निकल करके आए, तो उनके केस में भी और उसको क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। याद रखिएगा, जब आपसे जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो उसमें यही रहेगा कि किस जजमेंट में उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के जो है वो डेफिनेशन को एनलार्ज किया था। तो बस थोड़ा सा एक तरफ कोई भी याद रख लिया कि ए.के. चोपड़ा से चल जाएगा काम, या इधर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्योंकि वो आपको जो ऑप्शन देंगे उसमें इसी से रिलेटेड 3-4 केस का क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। विशाखा, कौन सा केस था हमारा, विशाखा है ना, विशाखा। तो कह रहे हैं विशाखा में तो हमने पूरा का पूरा जो है वो गाइडलाइन दिया, लेकिन इनलार्ज किसमें किया, ए.के. चोपड़ा। हाँ जी, कुछ आप पूछ रहे थे बच्चे। कलर्ड रिमार्क का मतलब हुआ कि कोई भी जो है वो, अब इसको कैसे समझाओ, जैसे देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो अलग अलग तरह के हाथों के हरकतों से जो है वो कुछ कुछ जो एक्सप्रेस करते हैं, जा रहे होते हैं, बस पे जा रहे होते हैं, कुछ सिंबल सा बना दिया,
तो दिस ऑल आर कम्स अंडर व्हाट? कलर्ड रिमार्क्स। यानी कोई भी ऐसा चीज जिसके जरिए आप कोई जो है वो गलत तरह के सेंस को क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे, दैट कम्स अंडर कलर्ड रिमार्क्स। क्लियर है? आइए, इसमें जो है वो इंप्लॉय का मतलब क्या हुआ, इन्होंने इंप्लॉय में जो है वो सारे के सारे लोगों को शामिल किया है। देखिए, इसमें चाहे जो है वो आप रेगुलर काम कर रहे हो, चाहे कैसे काम कर रहे हो, टेम्पोररी काम कर रहे हो, एडॉक। एडॉक का मतलब हुआ कि जब मर्जी हुआ आपने काम पे किसी चीज को बुलाया, काम जो है वो वर्क खत्म हो गया तो फिर वहां पे लोगों को नहीं बुलाते। कहने का मतलब है रेगुलर वर्क होता है तो भी, अगर टेम्पोररी है तो भी, इवन किसी खास ओकेजन पे बुलाया, घर में शादी वगैरह है, कुछ और है, उस समय काम करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया। या और एग्जांपल अगर आप लीजिएगा कि कभी कभी होता है शादी है तो मेहंदी लगाने के लिए किसी को बुलाया, और ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट हुए हैं, तभी जाकर के उनको इस एक्ट के दायरे में ये सारे वर्ड डालने पड़े कि ये सब एडॉक के दायरे में आ गया। डेली वेजेस पे कर रहे, चाहे डायरेक्टली कर रहे, चाहे किसके थ्रू कर रहे हैं, एजेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कर रहे हैं, विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब देखिए ये कमाल की बात, कह रहे हैं कि कल को जब मामला गंभीर हो जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो बोलते थे वो ये कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या हमारे ऑफिसेज में ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे, इतना बड़ा फैक्ट्री है। कोर्ट ने बोला जरा जमीन पे आ जा, फैक्ट्री इतना बड़ा है लेकिन दिमाग तो उतना ही छोटा है, मानसिकता तो उतनी ही छोटी है। तो अगर आपने जो है वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोला है और आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि आपके जानकारी में वो एम्प्लॉयर थे ही नहीं। कहा गया कि चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी हो या ना हो, वो एम्प्लॉय के दायरे में आएंगे, वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट। अब मुझे बताइए कि आप कहेंगे सर वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट, ये क्या मतलब है? कोई भी एक्ट पढ़ते तो बाकी चीजों से दिमाग बंद मत कर लीजिएगा, हमें कॉम्प्रिहेंशन करना है, हमें चीजों को समझना है। रिम्यूनरेशन फोकट हुआ, रिम्यूनरेशन और नॉट का मतलब क्या हुआ कि पैसे ना मिल रहे हो। हाँ, हो सकता है कुछ सीखने गए हो या एनजीओ हो जहां पे वो जो है वो वॉलंटरली अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ एनजीओ, तो जैसे कुछ से मैं भी जुड़ा हुआ एजुकेशन और बाकी चीजों से, जहां पे मैं भी अगर जरूरत रहा तो उनके लिए गया, कुछ चीजों को बताया, मतलब उन चीजों को जो उनके लिए लगे, चाहे मोटिवेशनल हो चाहे किसी भी तरह का। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जगह, जैसे ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बोला कि आप अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत सारे लोग सिखाने के लिए हैं। अब वहां पे तो आपने बोला कि हम पैसे नहीं ले रहे क्योंकि आपकी ट्रेनिंग तो एक जगह चल रही है, 6-7 बजे तक आपने एक जगह काम किया, जैसे मैं भाग भाग के करता था। तो लॉ ने यही बोला कि मैं भाग भाग के कर रहा हूं तो मेरे डर में, मेरे पास ये वाला डर थोड़ा है कि कोई अब्यूज कर देगा, हरासमेंट कर देगा। भाई काम करके खटा लो जितना खटाना है। बोला गया कि यही चीज होना चाहिए। अगर कहीं फीमेल काम करते हैं तो ये हो सकता है कि 1 घंटे ज्यादा क्या करेंगे, आप काम करेंगे, लेकिन ये वाले डर के साथ कोई क्यों काम करता रहेगा। मैं भी तो जो है वो एक जगह ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 7 बजे जाता था और यकीन मानिए लास्ट बस जितने बजे डीटीसी की आती थी पता रहता था उस समय कि कितने नंबर की बस किधर जाएगी, और उस पर मेट्रो उस समय नहीं चलता था, इसीलिए तो उस समय बस काम छोड़ करके तब आते थे, क्योंकि ज्यादा देर रहेंगे तभी तो काम सीखेंगे, और वो पैसे नहीं देते थे क्योंकि ट्रेनिंग कहीं और कर रहा था लेकिन वहां वो काम नहीं था। आप ऐसे ही काम सीख लेंगे तो मुझे बताइए रिम्यूनरेशन मिल रहा है? और अगर आपको उस दायरे में कहीं आप वहां एम्प्लॉय के दायरे में आएंगे इस एक्ट के अलावा? सोच के देखिए, नहीं। अप्रेंटाइज तो आता भी, आप तो वहां अप्रेंटाइज भी नहीं है। देखिए लॉ मेकर कितना सोच करके चीजों को बनाते हैं, फिर भी अगर इंसिडेंट होता है तो उसको क्या किया जाता है, इनलार्ज किया जाता है, फिर भी उसको अमेंड किया जाता है। इसलिए यहां पे कह रहे चाहे आपको रिम्यूनरेशन मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, आप एम्प्लॉय के दायरे में आएंगे। वर्किंग व्हाट, वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस का मतलब हुआ कि किसी एनजीओ वगैरह में ही किसी बच्चे वगैरह के अनाथशाला या कहीं भी जाकर के खुद से जाकर के पढ़ा रहे या उसके लिए और भी तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। उन्होंने बोला कि जो भी जो है वो इस काम में हमारी मदद करना चाहते हैं, आइए हम गरीब बच्चों के लिए ये कैंपिंग करने जा रहे। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला और आप वहां गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्प्लॉयड हो गया। इंक्लूड ए को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर,
प्रोबेशनरी ऑफिसर वगैरह जो ट्रेनिंग वगैरह पे होते, ट्रेनी, अप्रेंटिस, कह रहे हैं कि किसी भी नाम से क्यों ना बुला लो, अंत में ये वर्ड लिखना पड़ा गया, कॉल्ड बाय एनी सच नेम। बोला कि जिस नाम से पुकारना है पुकार लो, अप्रेंटिस बोलना है, ट्रेनी बोलना है, को वर्कर बोलना है, जो बोलना है, लेकिन सारे के साथ बताइए कोई ऐसा आपको दिख रहा है जो इसमें इंप्लॉय के दायरे से बाहर रहेगा? पैसा ले तो भी, ना ले तो भी, जाए डायरेक्टली तो भी, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाए तो भी, चाहे किसी समय रेगुलर रहे या क्या रहे, एडहॉक बेसिस पे जाए, चाहे जो है वो कैजुअल नेचर का, हर जगह ये शामिल है। अब इन्होंने कहा कि एग्रीव्ड वुमेन कौन कहलाएंगे, क्योंकि लॉ तो कहता है कि एग्रीव्ड को हम क्या करेंगे, इस तरह का जो है वो कंपनसेशन या इस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस करेंगे, वो वर्क प्लेस का डेफिनेशन बचा हुआ है। ए वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, यानी कि यहां जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबके बारे में कहा गया कि ऑलरेडी हमने जो है सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया हुआ है, तो अगर इस डेफिनेशन में आते हैं तो और कहीं भी किसी को भी, रेस्पोंडेंट का मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन आपके वर्क प्लेस पे अगर है और वहां पे हमने जो डेफिनेशन देखा है उस डेफिनेशन में से कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो वो वुमेन क्या कहलाएंगे? एग्रीड वुमेन। तो सबसे पहले वो इंप्लॉय के दायरे में आता हो, और इंप्लॉय के दायरे में आने के बाद इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो है वो हुआ हो, और ये एक्टिविटी जो है वो वर्क प्लेस पे हुआ हो। अगर ये तीनों कंडीशन हुए तो वो क्या कहलाएं? एग्रीव्ड वुमेन कहलाएं। इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस यानी रेसिडेंशियल हाउस, ए वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस, यानी हमारे घर में जो मेड वगैरह काम करने आते हैं, चाहे वो जो है वो दिन भर काम करने के लिए आए, चाहे कभी कभी होता है कि दिन भर आपके घर में नहीं रहेंगे, सुबह में आएंगे, 2 घंटे जो झाड़ू पोछा या बर्तन वगैरह साफ किए चले गए, फिर शाम में आपने बुलाया किसी काम के लिए फिर चले गए। कहा गया कि चाहे रेगुलर बेसिस पे रखिए, चाहे जो है पार्ट टाइम करके रखिए, हर केस में वो शामिल होंगे। डोमेस्टिक वर्कर भी इसमें शामिल है या नहीं? कहा गया कि इसमें डोमेस्टिक वर्कर भी क्या है? शामिल हो, चाहे आप उनको कैश दीजिए या क्या दीजिए, काइंड दीजिए, चाहे वो खुद से आए हो, चाहे क्या आए हो, एजेंट के थ्रू आए हो, चाहे वो टेम्पोरी बेसिस पे करे, पार्ट टाइम बेसिस पे करे, फुल टाइम बेसिस पे करे, लेकिन कह रहे बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ व्हाट? फैमिली ऑफ एम्प्लॉयर। अब यहां पे लॉ ने जो काम किया उससे ये हुआ कि ये एक्ट उनको मदद नहीं कर पाता है अगर फैमिली में ही जो है वो कोई बंदा करप्ट नेचर का है, तो वैसे केस में वहां पे रहने वाले बंदे को प्रोटेक्शन नहीं मिले। कहा गया कि अगर आपके फैमिली में हुआ, इंडियन पिनल कोड में जो है वो चीजें दी हुई है, उसके तहत आइए, ये सिर्फ और सिर्फ जहां पे थोड़ा सा भी एम्प्लॉय का रिलेशन बने, भले वो पैसा ले या ना ले, लेकिन जो है वो किस कैटेगरी में आना चाहिए? एम्प्लॉय। फैमिली के मेंबर अगर घर में कोई काम कर रहे हैं तो वो फैमिली मेंबर कहलाते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं। अगर वो फैमिली मेंबर नहीं है, पैसे नहीं ले रहे हैं, तो भी किस कैटेगरी में आएंगे? एम्प्लॉय के कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पे फैमिली मेंबर शामिल नहीं है, ऑल्दो कितना भी घर में काम करे। वर्क प्लेस, अब ये डेफिनेशन आप देखिए, इसमें कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, और 1-2 चीज तो ऐसा उन्होंने किया जो सही में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था और बहुत सारे जजमेंट में ये आया भी। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं है, यहां पे सीधा सीधा है। अगर कोई जो है वो एक साथ फैमिली के सारे मेंबर जाकर के कहीं काम कर रहे हैं, तो वो फैमिली मेंबर कहां कहलाएं? वो सारे के सारे तो एम्प्लॉय कहलाएं, और जहां काम कर रहे हैं वो क्या हुआ? वो एम्प्लॉयर हुआ। राम दीन, राम खिलावन, मान लीजिए कि राम दुलारी, चुन्नू, मुन्नू, बबलू, सब जो है वो एक ही जगह काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे फैमिली मेंबर हैं। लेकिन वो काम जहां कर रहे हैं, वो जगह जो काम दे रहा है, वो क्या कहलाया? वो एम्प्लॉयर है। ये सारे लोग जो है किस कैटेगरी में आएंगे? ये एम्प्लॉय। लेकिन अगर मान लीजिए कि रामदीन और वहां पे जो है वो राम दुलारी और बाकी लोग, तो कहा गया कि ये जो है वो फैमिली मेंबर हैं, और घर में अगर कहीं ऐसा होगा तो उस केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, बड़े सारे और एक्ट दिए हुए हैं, जिस एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन मिलेगा, इस एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर होना चाहिए, और आप क्या होने चाहिए? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को हमने डिफाइन किया है कि एम्प्लॉय के केस में पैसा मिलना जरूरी नहीं है। अगर जो है वो हाउस में काम कर रहे हैं तो भी जो है कोई आपके घर काम करने आता है तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय कहलाएगा। लेकिन अगर फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय नहीं कहलाते, इसीलिए ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। वर्क प्लेस में देखिए एक एस्पेक्ट जो यहां पे दिया गया, इसको जरा देखिए।
arising out of और during the course of employment। और आप मुझे बताएंगे, बोलना नहीं है, सोच के रखिए, ये वर्ड इससे पहले भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है। अब देखते हैं कि किनको पूरा याद है और किनको मामू वाले स्टाइल में याद है। मैं आपको फिर समय दे रहा हूं 30 सेकेंड का, और इस बार आप मुझे बताएंगे अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है और अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। और मैंने इन दोनों का पूरा एग्जाम्पल भी दिया था, सोच लीजिए। अच्छा, अब इसको जरा सा मैं एक बार बोल दूं। अराइजिंग आउट ऑफ एक वर्ड है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, आउट ऑफ जो है इज डायरेक्टली, ऐसे याद रखिए ना, डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए मैं टीचर नहीं, पढ़ाना छोड़ दिया, मोह भंग हो गया, ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा, बोला अब ना पढ़ाऊंगा। वैसे भी मैं अपना आपको बताया कि काम मैंने बहुत छोड़ा है, बताया ही, अलग अलग समय में अलग अलग काम किया, जब नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया काम। तो ऐसे यहां अभी नहीं, लेकिन लगता है छुड़वा देगा ये बैच मुझे। तो अब जो है वो काम कैसा है वो देखिए। मैं रामदीन पढ़ाना छोड़ा, मैं बोला ठीक है, बोरे ही उठाऊंगा, कट्टा उठाऊंगा, लेकिन जो है वो पढ़ाऊंगा नहीं। तो अब जो है वैसे कट्टा लिया, चल रहा हूं, पैर फिसल गया, गिर गया, पैर टूट गया। अराइजिंग आउट ऑफ, काम कर रहा था, काम करने के दौरान मशीन वगैरह टाइट कर रहा था, कुछ नट वगैरह खुला, हाथ पे गिरा, हाथ टूट गया। अराइजिंग आउट ऑफ, आउट ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड है तो क्या हुआ, आउट ऑफ। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अब जो है मैं कट्टा उठाने की जगह मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया। तो रात में जो है वो मैं सिक्योरिटी का डंडा लेकर के ऐसे ठक 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 करता जा रहा था, जागते रहो, ठक 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 ऐसे घूम रहा हूं चारों बगल, फैक्ट्री में भी, ताकि बाकी लोग जो शिफ्ट में उनको पता रहे कि कोई है। अब जो है वो उसी समय जो है वो एक चोर जो है वो घुसना चाह रहा था। अब मैंने उसे जो है वो दौड़ाया और वो जो है वो भाग गया। अब वो चोरी नहीं कर पाया तो इसलिए उसको खुन्नस था। जैसे आप लोगों को कुछ बोल देता हूं, बेइज्जती खराब कर देता हूं, तो आपको खुन्नस, आप लोग इंतजार में हैं कि कब मिलेगा, किसको सुपारी देंगे सर का। आप लोग को तो मौका मिले तो पान, कत्था, जर्दा सब दे देंगे कि खत्म करो सर को, जीवन लीला खत्म ही कर दो। अब जो है मैंने उसको भगा दिया, इसलिए वो ताक में था कि रामदीन तू निकल जरा वहां से। अब मेरा शिफ्ट खत्म हुआ, नाइट शिफ्ट था, वहां पे गार्ड था, सुबह में जो है मैं जा रहा था, आराम से वहां से निकल गया। वो भी इंतजार में था कि उस जगह, वो देख लिया था कि इस जगह से हर दिन जाते। अब वहां जब कोपचे में पहुंचा, आराम से लिया, धप धप चाकू पेट में, 2 मोशन दे दिया 2 बार। अब जो अगर ऐसा किया तो मुझे इंजरी हुआ। क्या उस समय मैं कट्टा उठा रहा था, क्या मशीन टाइट कर रहा था? तो ये लेकिन मेरे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या नहीं? अगर उस चोर को मैं नहीं भगाया होता तो मुझे चाकू मारता? नो। तो ये हुआ अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब हुआ डायरेक्ट, और ड्यूरिंग द कोर्स का मतलब क्या हुआ, उस दौरान, उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब घर से निकला, आ रहा है ऑफिस के लिए, उस दौरान अगर हुआ तो ड्यूरिंग माना जाएगा। ऑफिस से निकला, घर के लिए जा रहा था, ड्यूरिंग माना जाएगा। हां, अगर वो किसी और काम के लिए चला गया तब फिर नहीं माना जाएगा। तो यही साबित करना पड़ता है कि वो जो है वो काम से रिलेटेड था या नहीं था। तो अब देखिए यहां इन्होंने क्या बोला, यहां इन्होंने देखिए इससे रिलेटेड केस भी आएगा, वर्क प्लेस से रिलेटेड। यहां इन्होंने कहा कि सिर्फ वर्क प्लेस पे ही नहीं, अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब तो डायरेक्टली काम से रिलेटेड, लेकिन क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो अगले केस पे ही आ जाइए। लेकिन यहां देखिए, ड्यूरिंग व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, और ड्यूरिंग अ लंच मीटिंग एट अ रेस्टोरेंट। कहीं पे जो है वो ऑफिस के तरफ से ही पार्टी और पार्टी वगैरह देते, तो कभी कभी तो जो है वो आईटी सेक्टर में वो दूर दूर जो है वो कौन सा अभी रिवर राफ्टिंग पे ले गए थे, एक टीम थी, ऑडिट वगैरह करते हैं तो उनका कॉस्ट देखते रहते हैं कि कितने पैसे जो है वो लगे और कितने पैसे अलाउड हो, कितने डिसअलाउड हो, आप अपने जो एम्प्लॉय पे खर्च करते हैं। तो वो रिवर राफ्टिंग के लिए ले गए, ऋषिकेश वगैरह से भी आगे जाकर के कहीं रिवर राफ्टिंग होती है, एक्जैक्टली मैं जगह भूल रहा हूं।
लेकिन उस जगह का कुछ और नाम है जहां पे वो प्लेस और ऊंचाई है, ऋषिकेश से भी थोड़ा और ऊपर है, मैं भूल रहा हूं। वहां पे लिखा रहता है कि उसमें खर्च कितना है, बस से गए फिर इस चीज से गए, तो ऑडिट के दौरान मैंने देखा था। अब चलिए छोड़िए इस चीज को, लेकिन अब वहां गए, कितने दूर गए हैं, गए तो वह पार्टी फंक्शन के लिए। वहां पे अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी हुआ जो उन सारे एक्टिविटीज में से किसी में आता है जो हमने डिफाइन किया है, तो कहा गया है कि ये जो है वो इस एक्ट के दायरे में आएगा या नहीं। बोला बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने यहां पे वर्क प्लेस का मतलब क्या बोला है, अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। तो यहां पे ऑफिस दिल्ली या नोएडा में, और ये जो ऋषिकेश वाला जगह है ये किसमें आ गया, ये जो है वो आपका वर्क प्लेस के दायरे में आ गया। अब जरा ये केस खुद से पढ़िए, और इस केस में दो बातें हैं जो बातें आपको समझनी है। एक बात जो है जो हमने अभी अभी कही है वो, और एक जो है वो हमारा जो है वो थोड़ा सा अलग। इन दोनों पॉइंट को बस मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से जो है वो दो चीज को शामिल किया गया, कौन सी दो बातें कही गई है। गुड, दो बातें यहां निकल करके आई। पहला था कि जब कोई केस बनता है तो याद रखिए केस जो है वो सिर्फ सुन सुन करके नहीं बनता है, उसके पीछे सेक्शन का सपोर्ट होना चाहिए। और ये सेक्शन का सपोर्ट कहता है सबसे पहले इट शुड बी हैपन एट वर्क प्लेस। फाइन। और वर्क प्लेस का मतलब वो नहीं जो हम और आप जानते हैं, वर्क प्लेस का वो मतलब है जो इस एक्ट ने बोला अब हम और आप जानते हैं। शायद पहले वर्क प्लेस का मतलब ये हम नहीं जानते। अगर हमसे बोला जाता है कि कोई ट्रिप पे गया है तो क्या वो वर्क प्लेस हुआ, वो भी घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, ये कहते हैं वो भी वर्क प्लेस होगा। कहा है या नहीं कहा है। तो ये कह रहे हैं कि दो चीजें, पहला चीज कि वर्क प्लेस के डेफिनेशन को इन्होंने साफ बोला कि चाहे मेस में हुआ हो, ऑफिसर मेस में, कैंटीन में हुआ हो, वो सारे के सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, वो वर्क प्लेस कहलाएंगे। क्योंकि यहां पे इन्होंने प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, यही दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, और वर्क प्लेस को डिक्लेयर करते वक्त सेक्शन के साथ साथ और जो है वो उसको इंफेसाइज करके बतलाया। और कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ओवर सच प्लेस, कि उस प्लेस पे मैनेजमेंट का कंट्रोल है या नहीं। अगर कोई घूमने के लिए, कौन सी जगह मैंने बताया, ऋषिकेश, अगर वहां भी गए हुए हैं तो वो जो है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। बस की गई, लोगों को जो है वो लिया गया, वहां होटल वगैरह हायर किए गए, वो सारा अरेंजमेंट किसके तरफ से है, मैनेजमेंट के तरफ से। वो सारा जगह कंट्रोल जगह के में आता है, और ये क्या कहलाएगा, वर्क प्लेस। तो कहा कि मामला कैंटीन का है, मेस का है, तो इसीलिए आप इसको वर्क प्लेस लेकर के ना ले, इसको रिफ्यूज कर दे, केस को लेने से क्या कर दे, इनकार कर दे, केस को डिसमिस कर दे। कहा कि और एक कौन सा बात है, तो जो इन्होंने कहा, तो जो विक्टिम थी, जो लेडी, वही सीनियर थी, और जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया सेक्सुअल हरासमेंट का, वो क्या था, जूनियर था। कहा गया कि इसमें कोई एडवांसेस जैसा चीज ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो थोड़े जो है वो किसमें रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, यानी कि जो ज्यादा जो है वो सीनियर ऑफिसर रहेगा, वो शायद ये जो है वो दबाव डाल सकता है कि वरना काम से निकाल दूंगा, प्रमोशन रोक दूंगा, या आपका जो है वो सैलरी जो है वो कम कर देंगे, पॉसिबल। बोला गया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जूनियर भी जो है वो इस तरह का एक्टिविटी सीनियर के साथ कर सकता है। तो उन्होंने रैंक को जो है यहां पे इग्नोर कर दिया कि कौन सीनियर जूनियर है ये मैटर नहीं करता है। और दूसरा, वर्क प्लेस के अंदर वो सारे जगह आते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, और जो मैनेजमेंट ने मैनेज किया है वो सारे जगह किस में आएंगे, वर्क प्लेस में आएंगे। क्लियर है ये बात, यही दो बात इसमें, बाकी सारी चीज तो हमने पढ़ी हुई है। ये दो चीज उन्होंने यहां पे इस केस में कहा। इन कंक्लूजन, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट ऑफिसर्स में, स्टाफ का ऑफिशियल में, वेयर द एम्प्लॉय वाज एलिज्ड टू हैव बीन सेक्सुअली हरास, डिफाइन फॉल अंडर किस में फॉल करेगा, वर्क प्लेस में करेगा, और सीनियर जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब कहा कि सॉल्यूशन, ये सब तो वो बातें हैं जो हमने की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इन जगहों पे हो रहा है, कहा सॉल्यूशन दो। तो सॉल्यूशन में इन्होंने कहा कि आपको दो तरह का जो है वो कंप्लेन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ये बाय चॉइस है या कंपल्सन है, कंपल्सन है, कहीं कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। कहा पहला, इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल
कंप्लेन कमिटी, ये बनाना पड़ेगा। कहा ये कौन बनाएगा? तो पहला चीज जो है वो इंटरनल कंप्लेन कमिटी, इसके लिए कहा गया कि मैंडेटरी, किसके लिए? एवरी एम्प्लॉयर। जिस जिस एम्प्लॉयर के ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल है उन सारे एम्प्लॉयर को क्या बनाना पड़ेगा? इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाना पड़ेगा। कहा ठीक है। इस कमिटी में होंगे कौन? ये भी तो एक मुद्दा है कि कमिटी तो बना दिया लेकिन उसमें होंगे कौन कौन? कहा कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसी जगह जो हेड होते हैं उसको चेयरपर्सन कह देते हैं, कहीं प्रेसिडेंट कह देते हैं, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह देते हैं। यानी कि बॉस यानी हेड जो पर्सन हुआ इस कमिटी का, उसको यहां किस नाम से पुकारा गया है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कहीं पे उसको प्रेसिडेंट के नाम से भी पुकारते हैं और कहीं पे उसको चेयरपर्सन भी बुलाते हैं। इसके अलावा मिनिमम 2 पर्सन, कहां से? अमंगस्ट एम्प्लॉइज प्रेफरेबली कमिटेड टू cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge। यानी वैसे लोग जो पहले से ही जो है वो इस तरह के वर्क में, या तो कोई मान लीजिए कि महिला आयोग वगैरह में काम की हो या किसी एनजीओ में काम की हो और इस तरह का जिनके पास एक्सपीरियंस हो। कहा ऐसे लोगों को रखेंगे और कम से कम ऐसे कितने लोग होंगे? 2। एक जो है वो कहां से होंगे? अमंग्स एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन और अ पर्सन फेमिलियर विथ इश्यू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। एक यहां देखिए सारे लोग उसी चीज से रिलेटेड लोग रहेंगे। और एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर क्या होंगे? नॉमिनेटेड बाय होम? आर व्हाट? वुमेन। ये नहीं कि यहां पे जो है वो ज्यादा डोमिनेंसी किनका रहेगा? अगर मेन का रहा तो कह रहे हैं कि शायद जो है जब ये उनके ही अगेंस्ट सुनने लगे तो शायद बाइस्ड हो जाए और जो पर्पस था हमारे इस एक्ट को बनाने का वो क्या हो जाए? डिफीट हो जाए। तो इसीलिए बोला कि कम से कम जो है वो 1/2%, आधे जो नंबर होंगे वो किसमें से होने चाहिए? वुमेन में से होने चाहिए। लोकल कंप्लेंट कमिटी क्या है? ये एम्प्लॉयर नहीं बनाता है। एम्प्लॉयर क्या बनाएगा? इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ये उनके ऊपर कंपल्सन है। लोकल कंप्लेंट कमिटी कहा गया कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। और ऐसा इसीलिए कि हो सकता है कुछ ऐसे भी जगह हो जहां 10 से कम लोग काम करते हो, तो वहां पे जो है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है वो नहीं बना, मतलब उनकी मर्जी है, चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। लेकिन जहां भी 10 या उससे ज्यादा होगा उनको तो बनाना ही है। लेकिन जहां 10 से कम होगा वहां पे वो चाहे तो इंटरनल कंट्रोल कमिटी बनाए और नहीं चाहे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी तो ना बनाए। कहा गया उस केस में लोग कहां जाएंगे? कहा कि अगर इस एक्ट के लिए कहीं कोई जो है वो अलग से कोर्ट नहीं होगा तब तो पर्पस ही डिफीट हो गया। तब क्या बुरा? तब तो पहले भी हम सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में जाते ही थे, फिर तारीख पे जाते रहेंगे। कहा गया वही तो हम नहीं चाहते हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप इसी मामले को जब लेकर के जाएंगे तो ऐसे ही मामले कम रहेंगे और जल्दी से चीज क्या होगा? रिजॉल्व होगा। बोला कि अगर वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं है तो कहा गया कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो आपके लिए क्या अवेलेबल है? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए जो है वो लोकल कंप्लेन कमिटी जो है वो अवेलेबल है और वहां जो है वो आप जा सकते हैं। अभी करेंगे प्रोसेस कैसे रहेगा। इसका मतलब इंटरनल कंप्लेन कमिटी शुड बी देयर इन एवरी ऑफिस इफ देयर इज 10 और मोर पीपल आर वर्किंग ओवर देयर। अगर इससे कम है तो बताइए क्या वो आईसीसी रख सकते हैं? इंटरनल कंप्लेन कमिटी रख सकते हैं? हाँ या ना? भाई रख सकते हैं और अच्छी बात है ना, ये तो और इनकरेज करेगा। और अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय वहां जाना चाहेंगे तो वो सोचेंगे अरे ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि इनके ऊपर कंपल्सन नहीं है तो भी इन्होंने क्या बनाया हुआ है? इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाया हुआ। अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के तरफ से क्या होगा? लोकल कंप्लेन कमिटी होगा। आपको जो है वो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए अलग से ये कोर्ट जैसा ही हो गया जहां जाकर के आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। कहा कि कंप्लेन का तरीका, कहा कि जो एग्रीव्ड वुमेन है, हमने एग्रीव्ड वुमेन का डिफिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। एग्रीव्ड वुमेन है तो सबसे पहला चीज उनके पास है कि या तो वो आईसीसी में जाए यानी इंटरनल कंप्लेन कमिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, और अगर नहीं है तो फिर कहां जाए? आपका लोकल कंप्लेन कमिटी में जाए, दोनों में से जहां जाना चाहे, ठीक है। यहां पे कहा गया कि ये काम उन्हें 3 महीने के भीतर करना है। रीजन यह है कि जिस तरह का एलिगेशन आप लगा रहे हैं
अगर ये बहुत दिनों के बाद लगाया जाता है तो उस केस में प्रूफ का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं, तब तक हो सकता है जिनके सामने इस तरह की बदतमीजी की थी या जिसके सामने ऐसा कहा था शायद वो भी जो है वो जॉब छोड़ करके कहीं चला गया हो। तो ऐसे केसेस में ना प्रूफ और एविडेंस जमा करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि कितने दिनों के भीतर, 3 मंथ्स के भीतर आप आइए। लेकिन अगर कोई जो है वो कंटिन्यूअसली ये एक्टिविटी कर रहा है, और यहां पे हमने एक्टिविटी में जो उन 5 चीजों को देखा था और इंक्लूडिंग जो एनलार्ज डेफिनेशन है उसको भी इंक्लूड करते हुए कहा कि अगर ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है तो जब लास्ट बार ऐसा हुआ है वहां से 3 मंथ्स, यानी कि फिर अगर ऐसा किया तो इसका मतलब कंप्लेन बंद नहीं हो गया। अभी 3 महीना खत्म होने वाला था, अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे, आपने सोचा बंदा सुधर गया है, तब तक फिर कोई ऐसा एक्टिविटी किया, तो फिर जब ये एक्टिविटी किया वहां से कितना आपको टाइम मिल गया, 3 महीने। तो अगर ये रेगुलर बेसिस पे तो जहां लास्ट एक्टिविटी है वहां से आपके पास कितना समय है, 3 मंथ। ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहा जो आपके कंट्रोल से बाहर रहा तो ऐसे केस में 3 महीने के बाद भी आएंगे तो आपका राइट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट टू डिस्क्रेशन ऑफ क्या हो गया, कमिटी, चाहे वो इंटरनल कंप्लेन कमिटी हो चाहे जो है वो लोकल कंप्लेन कमिटी हो, वो उनका जो है वो डिस्क्रेशन हो गया कि भाई कुछ ऐसा चीज था जो इनके कंट्रोल से क्या था, बाहर था। हो सकता है पॉसिबल है वो ऐसा कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है शायद आप बीमार पड़े और किसी सिकनेस लीव पे चले गए और बहुत दिनों के बाद आए, पॉसिबल। कहा अगर ऐसा कोई भी चीज है तो उस केस को वो फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे करेंगे, लेकिन 3 महीने तक आते हैं तो ये आपका मैटर ऑफ राइट है। उसमें डिस्क्रेशन मीन्स इच्छा, अगर सामने वाले की इच्छा हुई तो केस को एक्सेप्ट करेगा, वरना इस एक्ट के दायरे में एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट तो हमेशा करेगा, कोर्ट में तो इतने पुराने अभी जो केस चले वो कौन सा 3 महीना पहले का है, तो वहां पे तो वो कर ही सकते हैं। वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, पॉसिबल है कि जिस वुमन के साथ ऐसा हुआ वो हो सकता है वर्क प्लेस का, तो हमने डेफिनेशन डोमेस्टिक भी देखा, पढ़ी लिखी नहीं है, चीजों को नहीं बता रही सकती, समझा नहीं सकती, या एक्सपोजर उस तरह का नहीं है, डर लगता है। तो कहा गया कि हर संभव प्रयास किया जाए कि वो जो बोल रही है उसको किस में लिखा जाए, राइटिंग में। वो नहीं लिख सकती है राइटिंग में, आपको उसकी क्या करनी है, मदद करनी है। और इसी के लिए इंतजाम होना चाहिए इंटरनल कंप्लेन कमिटी में और लोकल कंप्लेन कमिटी में। कोई प्यून है और वो जो है वो वहां पे काम कर रही है, मुझे बताइए, या जो है वो ऑफिस वगैरह में प्लेट वगैरह दोपहर में खाना वगैरह खाया, वो चीजों को हटा रही, रहते हैं ऑफिस में, मुझे बताइए उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे चीजों को लैंग्वेज में लिख पाएगी, सीक्वेंस में लिख पाएगी। यहां पे डिपोजिटरी सिस्टम का सीक्वेंस पूछता हूं तो धूम मच जाता है, पढ़े लिखों के बीच में नहीं हो जाता है, एक सीक्वेंस इधर नहीं हो जाता है, आगे पीछे कहीं कहीं घूम रहा होता है। और उस बेचारी को आप बोल रहे हैं, और उसमें भी इस तरह के इंसिडेंट को क्या करने के लिए, और जब तक ऐसे लिखा नहीं जाएगा क्या कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और ये भी तो क्वासी कोर्ट की तरह ही, तो यहां भी तो एविडेंस देने का, ऐसा थोड़ा कि आपने बोल दिया और सामने वाले को सूली पे लटका दिया हुआ है कि अगर आप एनोनिमस कंप्लेन करते हैं इट नीड टू बी रिजेक्टेड, यानी कि सिर्फ मनगढ़ंत और फ्रिवोलस है तो उस केस में जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां इन्होंने कहा कि आप उसके राइटिंग में हर तरह से क्या करेंगे, मदद करेंगे। वेयर द एग्रीव्ड वुमन इज अनेबल टू मेक द कंप्लेंट, किसी भी कारण से, फिजिकल, मेंटल इनकैपेसिटी, डेथ या अदरवाइज, तो ऐसे केस में लीगल हायर या कोई भी और लोग कर सकते हैं। और यही वजह है कि इन केसेस में आप सबसे ज्यादा जो देखते हैं वो आप देखते हैं एनजीओ को देखते हैं, यानी कि जो कोई संस्था वगैरह काम कर रही है वो आकर के केस को क्या करती है, फाइल करती है, क्योंकि बाकी लोगों के पास या तो जो है वो कहिए कि जानकारी नहीं है और या फिर कोई बहुत ज्यादा डर है। एक केस है मनजीत सिंह वर्सेस आईजीएल का, जो हम दिल्ली में ही क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, गैस, आईजीएल का पाइप कनेक्शन, पाइप पीएनजी नाम से जो है वो हमारे आपके घरों में सप्लाई भी होता है। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट एनोनिमस कंप्लेंट्स अंडर द एक्ट आर बाउंड टू बी, किसी भी नाम से कोई भी जो है ना अपना नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं ना कुछ और, बस कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, नाम वगैरह कुछ नहीं बताएंगे। बोला कि नहीं, ये केस हम ऐसे एक्सेप्ट, क्योंकि जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, जो चार्जेस लगा रहे हैं वो बहुत सीवियर हैं, और इस सीवियर चार्जेस में आप अपने आप को छुपा करके नहीं कर सकते। याद कीजिए हम लोगों ने, रुकिए बोलना नहीं है, ये वर्ड नहीं, आपस में चुगली भी नहीं करना है, ये वर्ड एनोनिमस
हमने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा है, आपको बताना है वो किस सब्जेक्ट में पढ़ा है, किस जो है वो एक्ट में पढ़ा है और क्या पढ़ा है। पहला चीज, किस सब्जेक्ट में, किस एक्ट में या चैप्टर में, और इसमें क्या पढ़ा। पहले हाथ उठाइए कौन कौन लोग आंसर देना चाहते हैं। हाँ जी, इधर इधर चलिए, पहले आप बताइए। और क्या बताया था इसमें? क्या था एग्जाम्पल इसका? हाँ जी, दिशा। क्या एग्जाम्पल था इसका? एक सुडोनिमस था, एक क्या था? विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम इज नोन एज, एंड डिस्क्लोजिंग द नेम बट द नेम इज सूडो। जैसे अक्षय कुमार जो है वो रियल नेम नहीं है, रियल नेम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम मूवी में जो है वो अक्षय कुमार के नाम से रखा, दिलीप कुमार। सही नाम यूनुस खान या कुछ यूसुफ खान है। कह रहे हैं ऐसा कोई चीज जो है वो क्या हो गया आपका? सुडोनिमस। और एनोनिमस का मतलब है, तस्लिमा नसरीन का जो मैंने एग्जांपल दिया था, जो बांग्लादेश की थी, उन्होंने इस्लाम पे कुछ लिखा था, फतवा जारी हो गया था, ऐसे करके उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा अपना नाम, उसके बाद डिस्क्लोज। अब कह रहे हैं कि ऐसे आप इल्जाम लगा रहे हो, आप कह रहे हैं कि इससे मेरे जान को क्या है? खतरा है, बहुत पावरफुल आदमी है, मुझे अपना नाम नहीं बताना है, लेकिन सामने वाले को फांसी पे लटका देना है। तो बोला गया कि भाई सारे राइट आपको दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं एक्सेप्टेबल है। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? अगर आप अपना नाम जो है वो क्या नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो केस फाइल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अगर जो है वो कंप्लेन किया गया तो सबसे पहला चीज जो है वो क्या है कि कंप्लेन जो किया जाएगा, आपने कंप्लेन किया इंटरनल कंप्लेन कमेटी को, इंटरनल कमेटी भी कह देते हैं, या हमने लोकल कंप्लेन कमेटी को किया, वो सीधे मामले को एजुडिकेशन में नहीं ले जाएंगे। एजुडिकेशन का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। वो सबसे पहले जो है वो दोनों पक्ष को बिठाएंगे और तब उस चीज को सेटल करने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, क्या बेसिकली है। हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीज जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का भी पार्ट होता है। देखिए, लॉ कहता है कि किसी को भी अगर इनोसेंट है तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, और खास तौर पे जलील तो बिल्कुल ही नहीं। जलील तो बिल्कुल नहीं का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ है कि सही में बंदा जो है वो गलत नहीं था, यानी कि ही वॉज नॉट द पर्सन हु डिड इट, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया कि कितने बंदे तो काम छोड़ के चले गए, कुछ तो ऐसे जिन्होंने सुसाइड तक कर ली, क्योंकि उनके ऊपर गलत तरह का क्या लगाया गया, इल्जाम जो है वो लगाया गया। तो यहां पे कह रहे हैं कि पहले पूछ लिया जाए दोनों से, दोनों को बिठाया जाए, और अगर पॉसिबल हो वो चीज की सेटल हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो या कोई ऐसा जो ठीक है आप इस डिपार्टमेंट में रहेंगे, आप इस डिपार्टमेंट क्या है, तो हमेशा कमेंट करता रहता है। मतलब ये कंट्रोल के दायरे में है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों अच्छा एम्प्लॉय है, दोनों का टेम्परामेंट अच्छा है, ठीक है, तो आप इस डिवीजन में रहेंगे, आप इस डिवीजन में रहेंगे, क्या आप इस चीज को मानते हैं, सॉरी बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नहीं पक्का नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम। और ये कहते हैं कि आप जो है वो मानेंगे या हम कुछ और, तो नहीं ठीक है सॉरी बोल रहा है तो चलेगा। कोई भी चीज, यही इसी को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट का तो मतलब ही होता है कि क्या ये चीज आपको पसंद है, नहीं पसंद है तो क्या वो सेटलमेंट कहलाएगा। चलिए फिर लिटिगेशन करते हैं, जो सजा मिल रही उसको क्या करेंगे, वो सजा देंगे। अगर ये चीज हो गया तो अच्छी बात है, और अगर ये सेटलमेंट नहीं हुआ तो, सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर शुरू कीजिए एजुडिकेशन, और इसके बाद जो है वो क्या होगा, इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट होगा। और इंक्वायरी जो शुरू होगा, कहा गया कि कितने दिन के भीतर खत्म कर लेंगे। अगर सेटलमेंट हो गया तो क्या फर्दर इंक्वायरी करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो इंक्वायरी क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है इफ नो सेटलमेंट मेड, और सेटलमेंट करने वाले कौन हो सकते हैं, इंटरनल कंप्लेन कमेटी या एज द केस में भी, जो भी चीज होगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द
पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी करेंगे तो समय तो लगेगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहा इस दौरान, कहा कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए ना तो उन दो लोगों को एक दूसरे का सामना करने में भी दिक्कत है। और हो सकता है उस वर्क प्लेस पे जब तक वो बंदा काम कर रहा हो तब तक शायद आप अपने आप को कंफर्टेबल ना फील करें, क्योंकि मैंने बोला इसमें तो बहुत सारे लेवल इंटेंसिटी हो सकता है, अलग अलग लेवल हो सकता है, कभी कलर्ड रिमार्क्स है, कभी फिजिकल, बहुत सारी चीज इसमें शामिल है। कहा गया कि वो सिचुएशन पे तय होगा। अगर ऐसा है तो वैसे केस में जब आपका ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी रहेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट पे जो है वो एग्रीव वुमेन को कहा गया कि इंप्लॉय जो है वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अगर वुमेन बोलती है कि जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होता तब तक मुझे किसी दूसरे ऑफिस में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या ऐसे केस में उनके छुट्टी को क्या कर दिया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा। कितने दिनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए, सैलरी नहीं डिडक्ट होगी। तो ये सब प्रोविजन इसलिए दिया गया ताकि एम्प्लॉयर क्या करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि फटाक से किसी पे इल्जाम लगाएंगे 3 महीने की छुट्टी पे जाएंगे, नहीं। लॉ का जो है, लॉ का हाँ ये प्लान नहीं चलेगा। वाह, आपका इतना छोटा सा किडनी इतना तेज चलेगा, और यहां पे जो इतने जो है वो लोगों ने जो रिसर्च कर रखा, कहा नहीं, तभी जो है वो क्या कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका पर्पस जो है वो क्या है कि वहां पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, इसलिए किसी ऑफिस, दूसरे ऑफिस चले जाइए, या आपको हम क्या दे देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो आपस में ही सेटिंग करके, देख तेरे पे इल्जाम लगाऊंगा तो बुरा मत मानियो भाई, तू तो ऐसे ही बेइज्जत और जलील आदमी है, मान लियो, और उसके बाद जो है मैं कितने दिन की छुट्टी पे, 3 महीने की छुट्टी पे, नहीं, इस तरह का कोई चीज नहीं। ग्रांट सच अदर लीव टू एग्रीड वुमेन एज मे बी, या कोई और अगर उस बीच में रहे, जिस बीच में क्या हो रहा है, इंक्वायरी खत्म हो गया या चल रहा है, जिस बीच में इंक्वायरी चल रहा है उस बीच में कुछ और सेटल किया। और 60 डेज में जो है एक रिपोर्ट आपको जरूर सबमिट करना है। 90 डेज में आपको क्या करना है, 90 डेज में आपको जो है वो इंक्वायरी को क्या करना है, खत्म करना है। और 60 डेज में रिपोर्ट चले जाना चाहिए कि अभी तक का हमने क्या गुल खिलाया है, हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं हमारी इंक्वायरी जो है वो कहां तक पहुंची है। अगर हाँ, अगर मान लीजिए कि उसने जॉब, उसकी मर्जी पे है, अगर उसने कहा कि हम ऐसे जगह पे काम नहीं करेंगे और हम काम करके छोड़ करके जाना चाहते, ध्यान से सुनिएगा, तो उनको 2 चीज कहा गया। आपने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया है वो इंक्वायरी जारी रहेगा, अगर झूठा हुआ तो वो आप पे मानहानि का केस करेंगे, पूरे राजकीय सम्मान के साथ आपको लेकर के फिर आएंगे जहां भी आप होंगे। और साथ में जो भी अमाउंट का, मतलब ये है कि आप सिर्फ मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं तो उससे मेरे ऊपर जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली, मैंने कहा कि मुझे डिफेम किया, और डिफेमेशन का केस जो होता है वो डिपेंड करता है कि सामने वाले शख्स की हैसियत कितनी है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी इज्जत उतनी ही ना बेइज्जती। छोटे में जो है वो मेरे सिस्टर को मम्मा खूब सुनाती थी, हम बोलते थे बहन इतना मम्मा सुनाई है, खाओगी? हाँ खाएंगे, क्यों नहीं, नहीं खाएंगे तो ऐसे तो मर ही जाएंगे हर दिन। तो समझ लीजिए उसकी कितनी इज्जत और कितनी क्या बेइज्जती, कि इतना सुनने के बाद भी जो है वो तुरंत थोड़ी देर बाद आई और खाना क्या कर दी, खाना शुरू कर दी, और गुस्से में और ज्यादा खाएगी ताकि मम्मा को ज्यादा ही बनाना पड़े। तो वैसे यहां पे कहा गया कि आप कितने गैरत वाले हैं, कितने गैरत वाले इस चीज पे आपका, जैसे अगर जो है वो इन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ही जो है वो, अब तो प्राइम मिनिस्टर है तो सॉरी चीफ मिनिस्टर है, तो क्या करना चाहिए, श्री तो लगाना ही चाहिए। पहले श्री भी लगाइए और बाद में क्या लगाइए, जी लगाइए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फिर बीप बीप बीप, तो ये तो अलग है आप क्या करते हैं। तो अगर कहीं भी, और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के कारण, एक वर्ड वो भी चोर कहने के कारण, राहुल गांधी जी, क्या मजाक करते हैं आप लोग, राहुल गांधी जी की जो उनका पार्लियामेंट का जो उनका एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां तक से क्या, ठीक है उन्होंने फाइल कर दे के अलग बात है, अच्छा मकान भी खाली हुआ। तो जरा सोचिए इतने बड़े लोग, सिर्फ एक वर्ड क्या बोला, चोर।
और यहां पे तो हम रोज मचाए ऐसा शोर नहीं है, क्या क्या नहीं बिप 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 कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप, और उसमें भी अब देखिए ये कितना बड़ा इल्जाम हुआ, सोचिए जरा, ये अगर किसी भी शुरू होगा, प्रोसेस शुरू होगा और आप कहते हैं कि हम काम छोड़ करके क्या कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बिंदास आप जाइए, जा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई अब नहीं रुकेगी, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि अब तो पूरा जांच करो और जांच करके रिजल्ट पे पहुंचे और मुझे जो है वो 5 करोड़ का जो है वो कंपनसेशन अब मुझे उल्टा चाहिए। ठीक है, आइए, तो ऐसा कहीं कोई इरादा हो तो गलत इरादे से इस एक्ट का यूज नहीं करेंगे। आइए, अपील। अगर जो है आपको शिकायत है, जो फैसला आया, कोई भी पक्ष हो सकता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा वो भी, या जिसने इल्जाम लगाया वो भी, कि मुझे सही रिलीफ जो है वो नहीं मिला है, तो वो अपील कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों के भीतर? 90 डेज। ये नहीं कि अगले जन्म में उठ करके आएंगे, कितने दिन के भीतर? अगर 90 डेज में नहीं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर आपको कहां आना पड़ेगा? बाकी आप सिविल, क्रिमिनल, जो जहां आप केस बना सकते हैं उसमें आप आ जाइए। अलग अलग अथॉरिटी दिया हुआ है, तो इसलिए उस अथॉरिटी को इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपके लिए बहुत लिमिटेड सा चीज इसमें दिया है। हाँ जी, कौन सा? अरुण जेटली जी के बारे में उन्होंने जो है वो कहा था, अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके बारे में उन्होंने जो है वो कुछ जो है वो रिमार्क किया था, और इस केस में उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जो है वो लगाया गया मानहानि का, कि 1 करोड़ रुपए दीजिए या माफी मांगिए। और अगर माफी मांगते हैं और अरुण जेटली जी क्या दे देते हैं आपको? माफी। उनके नाम के साथ ऐसे ही जी ले, उसमें जी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो शख्स ही ऐसे थे। पता नहीं आप लोग ये सब चीज जानते हो या नहीं, तो अच्छे पढ़े लिखे और बहुत सुलझे किस्म के लोग अरुण जेटली जी, आपका जो है सुषमा स्वराज जी, ये लोग जो है वो नहीं रहे, एक ही साल में उस सब बाद बहुत लोगों की डेथ हुई थी, बट बहुत अच्छे पॉलिटिशियन। तो उनको कहा गया कि अगर जो है जिनके ऊपर आपने जो है, जिन्होंने केस किया था, वो अगर आपको माफी दे दे तो ये 1 करोड़ देने की जरूरत, पहले बोले थे किसी से माफी नहीं मांगूंगा, उसके बाद जहां किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, तो एक साथ क्या मांगना शुरू किया? माफी मांगना शुरू किया। हाँ जी, यही वर्ड था कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन यही जब तक 1 करोड़ का फाइन पेनल्टी जैसा नहीं आया था, तब तक क्या था? छोटा होता। आइए, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, कहा गया कि ये एम्प्लॉयर का जो है वो काम है कि अपने जो है वो वर्क प्लेस पे सबसे पहले इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाए और उसको समय समय पे मॉनिटर करे। साथ ही साथ कहा कि आप जो है वो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट दे अपने वर्क प्लेस पे। इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है उनको उस जगह पे लिखे जहां पे साफ तरीके से लोग देख सके कि इस वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट करना अलाउड नहीं है या ये एक ऑफेंस है। साथ ही साथ कहा कि आप इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जब अपना बना रहे हो तो उसमें ये मेंशन कीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये जो है वो किस दायरे में आएगा? मिसकंडक्ट में, और वो मिसकंडक्ट होगा जिसमें हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो उस केस में कहीं किसी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस उनके ऊपर प्रूफ होता है, दैट पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम एनी पर्सन। बोला कि ये सारा चीज आप कीजिए, और साथ ही साथ कहा कि जितना ज्यादा हो सके आप असिस्ट कीजिए वर्क प्लेस पे। अगर कहीं किसी भी तरह का इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसको डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि देखिए ये जितने भी तरह के एस्पेक्ट होते हैं ये सारे का सारा होता है कि कितना हम इस चीज को इनकरेज करते हैं। मतलब क्या है कि आप देखिएगा, ये हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है। अगर कहीं पे ना कोई बात करना शुरू करेगा और अगर बकवास का सिलसिला शुरू होगा तो लोग ना कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। कहा गया कि नहीं, वर्क प्लेस पे अगर ऐसा हो रहा हो, आप अपने दोस्तों के बीच में कर रहे हैं तो ये तो आपका दायरा है, क्योंकि आप और आपके फ्रेंड जो भी वहां कर रहे हैं वो आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन वर्क प्लेस पे अगर ऐसा हो रहा हो तो आप इसको जो है वो इनकरेज ना करें, बल्कि इसको क्या करें? डिस्करेज करें। और कमिटी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? कोऑपरेट करें, और अगर कभी कोई ऐसा मिसहैपनिंग हो तो उस केस में एविडेंस या बाकी चीजों के रूप में सामने आए, तो इससे ये इंसिडेंट खत्म होगा। तो इंसिडेंट भी खत्म और ये चैप्टर भी हमारा खत्म। अब
ये चैप्टर तो हमारा खत्म, लेकिन ध्यान से अब सुनिएगा एस्पेक्ट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से शुरू करते हुए जितने भी हमारे एक्ट बने हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेज एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, जो भी एक्ट हो, हर एक्ट को अगर हम पहुंच करके देखें तो कोशिश यही है कि वर्क प्लेस पे हर लोग शांतिपूर्ण, सुखी तरीके से और साथ ही साथ कंफर्ट के साथ काम करें। कंफर्ट का मतलब यह होता है कि माइंड में जो है वो कहीं पे भी जो है वो ऐसा माहौल ना बना रहे कि यहां पे मैं काम करूं या ना करूं। रामदीन भी काम करे, राम दुलारी भी काम करे, जो भी कोई काम करे उसे उसके मेहनत के अकॉर्डिंग क्या मिले, पैसे मिले, समय पे पैसे मिले, किसी भी तरह का जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना हो। और ना ही जो है जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वही एम्प्लॉयर को क्या करे, तंग करे, परेशान करे कि भाई इतने सारे एक्ट और लॉ बन गए तो मैं ही बहुत बड़ा चौधरी बन जाता हूं। इतने चीजों के बाद एक एस्पेक्ट सिर्फ बच गया, और वो एस्पेक्ट क्या बचा पूरे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में, वो जरा सुनिए। अब जो एस्पेक्ट हमारा बचा है वो एक छोटा सा एस्पेक्ट, और वो एस्पेक्ट कौन सा है? कहा कि इतने सारे जो आपने एक्ट पढ़े, ये एक्ट को कंप्लाई तो एस्टैब्लिशमेंट को ही करना है ना। ये सारे तो वर्क प्लेस पे ही एप्लीकेबल होंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट भी, ग्रेच्युटी भी, पेमेंट भी, प्रोविडेंट फंड भी, मिसलेनियस प्रोविजन, पेंशन, इतने सारे चीज। कहा कि जो नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे 2 लोग 3 लोग काम करते हैं, जहां पे जो है वो काम करने वालों की या तो संख्या कम है, या जहां पे जो है वो पैसे ही जो है वो कम इन्वेस्ट किए गए हैं, वहां पे अगर इतने सारे कंप्लायंसेस आप रख दीजिएगा तो यहां पे तो लीगल टीम बिठा करके काम करना पड़ेगा। तो बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसके लिए तो वो लोग हैं जो कहीं किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी में नहीं है, सिर्फ किसमें है, कंट्रोल में। एक कंपनी सेक्रेटरी जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस का काम कर रहा है, वो ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ना कोई क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो सर्विस और जो प्रोडक्ट वहां हो रहे हैं वो सही रूल रेगुलेशन हो रहे, बस यही काम तो वो देख रहा है। तो कहा गया कि अगर इस तरह से लीगल कंप्लायंसेस को पूरे करने के लिए बहुत सारे लोग अगर होंगे तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहेगा। लेकिन कहा गया कि अगर ऐसा होगा नहीं, हम कानून बनाएंगे नहीं, तो फिर इतने सारे ऑकरेंस जो होते हैं उसका क्या करें। तब इन्होंने यहां पे एक बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नया है या छोटा है तो उसको जो है हम कुछ एक्ट्स के कंप्लायंसेस से क्या करेंगे, एग्जम्पशन देंगे और वेवर देंगे। तो अब वो कुछ छोटा जो है वो कौन सा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या डेफिनेशन है कि किसको हम छोटा इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे, और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट छोटा है तो उसको हम किस किस तरह के जो है वो एक्ट से जो है वो क्या देंगे, रिलीफ देंगे। इट विल बी द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, जो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल सेटिंग अप की आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।